प्याजे भैया से। प्याजे भैया का सिद्धांत सबको पता है, 4 स्टेजेस दी और कहा जैसे जैसे आपके अंदर परिपक्वता मैच्योरिटी आती है, यानी कि आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपका मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास होता है। बड़ी प्यारी बात कही है, लेकिन भैया देखिए दुनिया बड़ी जालिम है, हर बात जो आप कहेंगे कहीं ना कहीं कीड़े निकालेगी ही निकालेगी। तो इन भैया के सिद्धांत में कीड़े निकाले जाते हैं कि भैया जी आप कहते हो दुनिया में हर बच्चा इन्हीं 4 स्टेज से गुजरता है, और आप कहते हो कि 0 से लेकर 2 साल तक ही सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशी अवस्था है। फिर आप कहते हो कि 2 से लेकर 7 साल की स्टेज को प्री ऑपरेशनल ही कहते हैं, जिसके अंदर बच्चा संकेतों का प्रयोग करता है, प्रतीकों की अवस्था है, जिसके अंदर बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। लोगों ने कहा कि भैया आप यही तो बात करते हो, तो प्याजे ने कहा जी बिल्कुल। तो बोले आपने ना कल्चर को नेग्लेक्ट किया। कैसे? अगर किसी बच्चे को ऐसा वातावरण मिले जिसमें वो अपने दिमाग को अपनी उम्र जो आप बता रहे हो उससे पहले ही बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर कर ले, तो ऐसे में ये बच्चा 2 साल से पहले पहले प्रतीकों का प्रयोग करने लगेगा। 2 साल से पहले पहले तर्क का हो सकता है। आप कहते हो 7 साल के बाद बच्चे में तार्किक चिंतन होता है, हो सकता है बच्चा 3 साल का भी तार्किक चिंतन करने लगेगा। आप कहते हो कि बच्चा पलटावीकरण रिवर्सिबिलिटी तब करता है जब 3rd स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक में आता है। हो सकता है बच्चा 4थी साल में ही पलटावीकरण करने लगे। आप उससे पूछो कि बेटा 3 और 4 कितने होते हैं, तो वो बताए कितने, 3 और 4 होते हैं 7। अब आप उससे पूछो कि बेटा बताओ इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो वो आपको तुरंत बता दे 3 और 4 की जगह 4 और 3 लिख दो, जी आ जाएगा 7। ऐसे भी सीक्वेंस बदल कर सकता है। कुल मिलाकर आप उसको अगर कोई भी ऐसी लॉजिकल बात पूछो तो वो बता सकता है, लेकिन नियम ना बेशक पता हो। तो यही कहा गया। दूसरा इन्होंने कहा विकास की सारी स्टेज सार्वभौमिक है, यानी इनका मानना है कि दुनिया का हर बच्चा इन्हीं 4 स्टेज में इन्हीं इन्हीं उम्र के बाद आता है। लोगों ने कहा ऐसा कैसे संभव है? वही वाली बात कि ये भी तो हो सकता है किसी को अच्छा कल्चर मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो उसका संज्ञानात्मक विकास आपकी कही गई उम्रों से पहले हो जाए। आप कहते हो 7 साल में जाके तार्किक चिंतन हो सकता है, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से लेकर 7 साल में ही तार्किक चिंतन दिखाने लगे 5 साल की अवस्था में। तो ये वाली बात थी इनका। एक और वजह, कुल मिलाकर सारी बातें एक ही है, बस लिखा लगा सकता है कि विकास की स्टेज को सार्वभौमिक माना, संस्कृति और समाज को नेग्लेक्ट किया। इन्होंने कहा कि विकास की ये स्टेज चेंज हो ही नहीं सकती, 0 से 2 ही होगी जब बच्चा सेंसरी मोटर बताएगा, 2 से 7 ही होगी जब बच्चा प्री ऑपरेशनल होगा। तो कहा कि गुरुजी आप कहते हो स्टेज में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन अगर अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा अपने कैलिबर से कहीं अधिक कर सकता है। तो कुल मिलाकर इनकी आलोचना तो इस वजह से होती है कि आप ये कहते हो नहीं, जो मैंने 4 स्टेजेस बताई हैं उन्हीं 4 स्टेजेस में उसी एज में बच्चा ये वाला काम करेगा। अरे गुरुजी संस्कृति, प्रभाव, समाज का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, उसके चलते बच्चा कम उम्र में भी बड़ी उम्र वाली मानसिक समझ ला सकता है। हो गया क्लियर? शब्द बदल जाएंगे, भावनाएं आत्माएं वही रहेंगी। आगे बढ़ी। इनका एक और विवाद है। इनका विवाद है सततता वर्सेस असंगतता, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। प्याजे कहते हैं कि मेरी 4 स्टेजेस हैं और एक स्टेज के अंदर जो विशेषता है वो दूसरी स्टेज में नहीं दिखती। जैसे प्री ऑपरेशनल में बच्चा इलॉजिकल है, तो जैसे ही वो 7 साल से 11 साल में पहुंचता है यानी 3rd स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक में, तो वो लॉजिकल हो जाता है। तो ऐसे में एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब बच्चा जाता है तो बच्चे का जो दिमागी गोलूपन है, मतलब मूर्खता है, वो खत्म हो जाती है रे। बल्कि पूरी दुनिया ये कहती है कि विकास लगातार चलता है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं, स्टेजेस में एक स्टेज की विशेषता गोलूपना दूसरे स्टेज में नहीं जाता है। तो ये कहते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। ये भी बात इनसे जुड़ी है। अब आते हैं वाइगॉट्स्की भैया पर। इन्होंने कहा कि भैया इनके सिद्धांत का नाम ही दिया भैया जी ने, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। भैया जी ने कहा कि बच्चा जब भी सीखता है समाज और संस्कृति दोनों का बड़ा रोल है। अब लोगों ने कहा इनकी आलोचना कैसे करेंगे?
इनको भी लगा होगा मेरी कोई आलोचना नहीं कर पाएगा, क्योंकि पियाजे की बहुत ज्यादा टांग खींच ली लोगों ने कि तुमने संस्कृति को, समाज को नेग्लेक्ट किया, वातावरण को नेग्लेक्ट किया। लेकिन इनकी भी टांग खींची जाती है। इनकी आलोचना ये है कि आप व्यक्ति को नेग्लेक्ट करते हो और कहते हो कि बच्चा समूह में रहकर ज्यादा सीखता है। आप कहते हो सहयोगी शिक्षा की बात, आप कहते हो सहकारी शिक्षा की बात, आप कहते हो रेसिप्रोकल टीचिंग की बात, यानी पारस्परिक शिक्षण की बात। तो कुल मिलाकर आप कहते हो कि अकेला चना भाड़ फूड़ ही नहीं सकता। आप कहते हो समाज के साथ इंटरैक्शन करो, इंटरैक्शन करो। तो आप व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर देते हो, ग्रुप को ज्यादा महत्व देते हो। ये इनकी आलोचना। फिर आए भैया कोलबर्ग भैया। याद होगा कोलबर्ग भैया का सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग भैया के नैतिक विकास के सिद्धांत में विचारों ने सिर्फ सिंपल बात की कि 3 तो लेवल है और हर एक लेवल में 2-2 स्टेज है, कुल मिला के 6 स्टेज। इनकी एक शिष्या थी, वो उस दिन आई नहीं होंगी जिस दिन इन्होंने अपना क्या, अपना पूरा थ्योरी लाके रिलीज की। शिष्या ने आके कहा, नाम था कैरोल गिलिगन, गुरुजी हमें आपसे शिकायत है। बोले क्या? बोले आपने फीमेल नैतिकता को या फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू को नैतिकता की इस पूरी कहानी में या नैतिक विकास के चरण में बहुत नेग्लेक्ट किया है। आप जो हिंज की कहानी लोगों को सुना रहे हो, उस कहानी में आपने ये कभी नहीं बताया कि हिंज की पत्नी का क्या कहना था कि सुनो पति देव, आप क्यों जेल जाने के लिए काम कर रहे हो? सुनो मैं मर ही जाती हूँ, अगर तुम्हारा मेरा साथ होगा तो अगले जन्म में मिल लेंगे। तो बोले या नहीं, उस पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा। आपने उसको दिखाया कि नहीं वो तो चाहती है, चुपचाप लेटी हुई है कि नहीं जा तू जेल जा, चाहे तू कुछ भी कर, मुझको बचा तू, तेरा काम है, परम कर्तव्य। तो कैरोल गिलिगन ने यही कहा कि गुरुदेव आपने फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। हिंज की पत्नी कहती क्या है ये तो आप खाई गए, अरे उनका भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो कोलबर्ग भैया को लगा होगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सेकंड बात, एक और तरीके से इसको भी पूछा जाता है कि फीमेल पक्ष की नैतिकता को इन्होंने किस में रखा है? देखभाल की नैतिकता में। कि गुरुजी आप दिखाते हो कि फीमेल तो बस अपनी देखभाल करना चाहती है और करवाना चाहती है, और मेल को आप दिखाते हो न्याय की नैतिकता में। तो फीमेल की नैतिकता को यानी कि फीमेल नारीवादी दृष्टिकोण को आपने नेग्लेक्ट किया। आप मानते हो फीमेल की नैतिकता किस पर डिपेंड करती है? देखभाल पर। और पुरुष की नैतिकता न्याय पर डिपेंड करती है। आपने भी स्टेज थ्योरी दी और आपने कहा दुनिया का हर बच्चा इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है। अरे भैया आपने भी संस्कृति और समाज के प्रभाव को प्याजे की तरह नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? हो सकता है किसी बच्चे के यहाँ कम उम्र में ही ये सिखाया जाए कि बेटा नियम से बड़ा जीवन है, और वो 5वीं स्टेज तक आने का इंतजार न करे, 13 से 14 साल का होने का इंतजार न करे। हो सकता है किसी के यहाँ 7 साल का बच्चा ही कह दे कि मम्मी नियम गए भाड़ में, इस व्यक्ति की जान बचाई जाए। तो संस्कृति और समाज जिसमें बच्चा पढ़ रहा है, आपने उसे नेग्लेक्ट कर दिया। आपने कहा नहीं जी, पहले बच्चा ये कहेगा कि जो समाज कहता है वो सही, और उसके बाद 5वीं स्टेज में जाके कहेगा कि नहीं साहब नहीं, अब लचीलापन होना चाहिए। ऐसे ही हार्वर्ड गार्डनर भैया की जो विकास का सिद्धांत है, बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत, उसको लेकर क्या वो की जाती है, फटाफट देखेंगे, अंतिम देखेंगे कि भैया हार्वर्ड गार्डनर साहब की आलोचना क्या है कि भैया सभी बुद्धियों को मापने के परीक्षण उपलब्ध नहीं। कि गुरुजी आपने 8 से 9 तरीके की बुद्धि बता दी, ये तो बताओ कैसे मापे? आप कहते हो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको बेसुरा गाना गाना आता है बाथरूम में, जो सिंगर है उसमें भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस मांगे, या फिर जो कतई ए आर रहमान साहब की टक्कर का है उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस मांगे? तो आपकी बहुबुद्धि के परीक्षणों का, सिद्धांतों का मतलब जो बुद्धियों के प्रकार हैं उनका सिद्धांत, उनके मापन का परीक्षण संभव नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा आलोचना है जो आप मुझसे चाहते थे। अल्बर्ट बंडूरा साहब की, बंडूरा साहब का सिद्धांत है जिसे बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कि जरूरी नहीं हर काम करके देखो बंधु, कुछ चीजें देखकर, दूसरों को देखकर भी सीखी जाती हैं। तो बच्चा समाज से भी लर्निंग करता है। इसे ही ऑब्जर्वेशनल थ्योरी यानी अवलोकनात्मक सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि अवलोकन और प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करके सीखना। इसे लाने वाले अल्बर्ट बंडूरा साहब कहाँ के थे? कनाडा के। इन्होंने एक प्रयोग किया बारबी डॉल पर। बारबी डॉल वो वाली डॉल होती है जो आप कभी कभी मॉल में जाते हो ना, वो गुब्बारे वाली एक डॉल होती है जिसके नीचे कुछ कंकड़ होते हैं,
आप ऐसे घूसा मारते हो, वो पीछे जाती है, वापस आ जाती, पीछे जाती, वापस आ जाती। तो क्या प्रयोग किया इन्होंने? इन्होंने करा कि एक टीवी दिखाई बच्चों को। अब 2 बच्चे कमरे में बंद कर दिए बार्बी डॉल के साथ में। अब टीवी में क्या दिखाया जा रहा है कि एक आदमी डॉल को उछाल-उछाल के मार रहा है। ऐसे ही और उनकी पिटाई लगा रहा है, चक्कू घुसेड़ रहा है। अब बच्चों ने जो देखा, बच्चों ने वही सीखा। बच्चों ने देखा, ओह! इधर हमारे पास भी ऐसी डॉल है। बच्चों ने ले नीचे गिरा-गिरा के पिटाई लगाई डॉल की। तो इसका मतलब बच्चा देखकर सीखता है। तो आपको जैसा भी बिहेवियर करवाना है भैया, वैसा ही रोल मॉडल बच्चों के सामने बनो। तो क्या कहेंगे? अल्बर्ट बंडूरा साहब का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। इन्होंने कहा देखो दुनिया में हम हर किसी को नहीं फॉलो करते। हमारे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम सीख रहे हैं, जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं, वो हमारी नजर में होता है कौन? मॉडल। तो इसीलिए इसे मॉडलिंग की थ्योरी भी कहते हैं। तो बोले सबसे पहले तो वो मॉडल होना चाहिए जो हमारा ध्यान हम अपनी तरफ खींच सके। तो अगर आप चाहते हो कि सोशल लर्निंग हो, तो सोशल लर्निंग के ये 4 स्टेप हैं। पहला, ऐसा मॉडल जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तो जाहिर सी बात है बाकी सबसे अलग होना चाहिए। तो मॉडल ऐसा हो जो ध्यान आकर्षित कर पाए। जब मॉडल की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो आप कहोगे ओहो ये कितना अलग है। तो बच्चा ऐसी सिचुएशन में उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा और न केवल ऑब्जर्व करेगा बल्कि उसके बिहेवियर को यहाँ दिमाग में धारण करेगा, रिटेन करेगा, उसके व्यवहार को दिमाग में क्या करेगा? उतारना शुरू करेगा, रिटेन करेगा, धारण करेगा। जब ये काम हो जाएगा तो अब उसे लगेगा कि मैंने तो बहुत गजब का मॉडल चुना था, अब मैं इसी की तरह बिहेव करूंगा। तो तीसरा स्टेप होता है कि वो सेम बिहेवियर को पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा, रिप्रेजेंट करेगा सबके सामने। अब भैया अगर तुमने अपना मॉडल गलत चुना था तो इस बिहेवियर के बाद तुम्हें जो पुनर्बलन यानी री मिलेगा, वो मिलेगा पिटाई वाला। कि क्या करता है तू? कि वो मैंने तो उन अंकल जी को देखा था, वो ऐसे ही कर रहे थे कि अच्छा पट पट पड़ गए। आपने देख लिया पुष्पा झुकेगा नहीं। अब भैया मॉडल ऐसा लगा आपको कि आपका ध्यान चला गया। अब आप पूरे दिन भर घर में ही गए, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। मम्मी ने कहा जैसे ही आपने पुनर्प्रस्तुतिकरण करा, मम्मी का बेलन उड़ता हुआ आया, पुनर्बलन नकारात्मक धट। और वहीं अगर आपने किसी पॉजिटिव, किसी अच्छे सच्चे इंसान का क्या करा है, उसे अपना मॉडल बनाया है, उसके बिहेवियर को आपने रिटेन किया है दिमाग में, उसके बिहेवियर को आपने रिप्रेजेंट किया है, तो माता पिता कहेंगे बहुत बढ़िया। आपने महात्मा गांधी जी की सत्य की, अहिंसा की चीजों को अगर जीवन में उतार लिया और फिर उसका आपने पुनर्प्रस्तुतिकरण करा, तो माता पिता कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छी चीजों का। तो अंतिम स्टेप होता है पुनर्बलन, री। अगर आपका मॉडल गलत होगा तो आपका री नेगेटिव होगा, और अगर आपका मॉडल ठीक होगा तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो फिर इसी से क्लियर होगा कि आप आगे इस बिहेवियर को दोहराओगे या नहीं दोहराओगे। ठीक साहब। तो आपसे ये स्टेप्स पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी सबसे पहले क्या होता है अल्बर्ट बंडूरा जी के मॉडलिंग सिद्धांत में, या सबसे लास्ट में कैसे कंफर्म होगा कि आपने सही मॉडल चुना है, आपको वो व्यवहार फॉलो करना है या नहीं? तो वो पुनर्बलन से। अब बात करते हैं कौन से? आपके ब्रूनर साहब। ब्रूनर साहब कहलाते हैं निर्मितवाद यानी कि संरचनावाद के, रचनावाद के मॉडर्न पापा जी। तो रचनावाद ये कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। इनके तो सिद्धांत का नाम ही है निर्मितवाद। रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, ये कहते हैं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, और इन्हें आधुनिक आधुनिक रचनावाद के पापा जी कहा जाता है। इन्होंने प्याजे साहब के अल्टरनेट में 3 स्टेजेस दी। विशेषता वही वाली है जो प्याजे साहब वाली। उसके लिए वीडियो देखना मत भूलना, ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाई है। तो इन्होंने कितनी स्टेज दी? 3 स्टेज। आपसे इन 3 स्टेज को सीक्वेंस में लगाना आ जाता है, तो करते हैं 2 मिनट में यार। मेरे साथ बोले, पहले आपका बच्चा जो होता है वो इनएक्टिव होता है, फिर आइकॉनिक, फिर सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक इंग्लिश में याद कीजिएगा, हिंदी में कई बार लोचा हो जाता है। कई बार ऐसे लिख के आ जाती इनएक्टिव, ई न ए क टी व। फिर कहोगे अरे हमने तो हिंदी में याद की थी, तो अंग्रेजी में कर लीजिएगा। इनएक्टिव यानी क्रियात्मक, जिसमें बच्चा एक्टिव है, 0 से लेकर 3 साल। वही सारी की सारी वही खूबियां जो प्याजे साहब की सेंसरी मोटर स्टेज में है, यानी बच्चा अपने सेंस ऑर्गन से ही क्या कर रहा है? ज्ञान प्राप्त कर रहा है।
फिर आती है आइकॉनिक, 3 से लेकर 12 साल। तो प्याजे साहब की प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बोले तो पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक की सारी विशेषता इसके अंदर, बच्चा चीजों पर मूर्त चिंतन कर पाएगा। और लास्ट जिसे कहा गया सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक, यानी वही स्टेज जहां से बच्चा प्याजे साहब की में अमूर्त चिंतन कर पाता है, यानी फॉर्मल स्टेज, 11+ या 12+ का बच्चा, हायर लेवल का चिंतन, हायर लेवल की कल्पना, हायर लेवल की विचार शक्ति। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। ये कहते हैं जैसे जैसे आप बायोलॉजिकली मैच्योर होते हो, परिपक्व होते हो, यानी आपकी उम्र बढ़ती है, तो आपका मानसिक विकास भी होता है, चीजों को आप अपने आप समझने लगते हो। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे, परिपक्व होंगे, वस्तुओं के बारे में आप कंसेप्ट बनाने लगेंगे। इनका कहना है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते, खुद से चीजों को सीखते हैं। बड़ी अच्छी बात, इसीलिए इन्हें रचनावादी कहते हैं। इनका कहना है बच्चों की थिंकिंग बड़ों से क्वालिटी में अलग होती है। बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं गुणात्मक रूप से, और बड़े अलग तरीके से सोचते हैं क्वालिटी में। इन्होंने सामूहिक एकालाप यानी कलेक्टिव मोनोलॉग का सिद्धांत दिया, जो कि यह कहता है कि बच्चा समूह में है, कलेक्टिव है, लेकिन मोनोलॉग, डायलॉग जो कर रहा है, बातचीत जो कर रहा है, वो खुद से ही कर रहा है। और ये कहते हैं बच्चा बड़ा गलत काम कर रहा है, ये खुद से बात कर रहा है, कोई यूज का नहीं, फालतू बातें कर रहा है। इन्होंने कहा अगर मैच्योरिटी है, यानी पर्यावरण के साथ साथ आपको अनुभव करने का मौका मिले, और आपकी साथ ही साथ मैच्योरिटी, आप जैविक रूप से बड़े होते जाएं, बायोलॉजिकली आप में परिवर्तन आए, तो इन दोनों के मिलने से, गौर फरमाइएगा, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का मिलना और पर्यावरण के साथ आपके अनुभव जो है, इन दोनों के मिलने से आपका विकास होता है, मानसिक विकास। बड़ी अच्छी बात। इन्होंने कहा देखो, जब भी आप सीखते हो तो पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ते जाते हो, फिर कुछ नया आता, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, तो ज्ञान का भंडार हो जाता है, जिसे इन्होंने नाम दिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन, कि आपके पास तमाम ज्ञान का संगठन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बोले कई बार ऐसा होता है कि इस ज्ञान में आप अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। जैसे आपने पुराना ज्ञान था, नया ज्ञान ये सीखा कि ये तलवारें सुलेमानी है। अब आपने 4 लोगों के सामने बोला गार्गी मैम तलवारें सुलेमानी से पढ़ाती हैं। बच्चों ने कहा अरे बाबा, हंसने लगे सारे के सारे। तो आपको लगेगा आप एनवायरनमेंट के साथ, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो आप वातावरण जो, यानी अड़ोस पड़ोस के लोग इसे जो बोलते होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे, यानी आप वही चीज सीखना कोशिश करोगे। तो जब आपकी प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को जोड़ने में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप समाज के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को करेक्ट करते हो, ढालते हो। इसे ही अडॉप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, किसी के अनुकूल खुद को ढालना। अनुकूलन में 3 प्रोसेस होती हैं, आत्मसातीकरण, समायोजन और साथ ही साथ तीसरी जिसे बोलते हो संतुलीकरण। इस पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन अभी एक बार फिर बताती हूँ। आत्मसातीकरण यानी अंग्रेजी में असिमिलेशन, असी मिले तुसी मिले, तो फिर काय बात के गिले, यानी तुम और मैं जब मिलेंगे तो किसी भी तरीके का ये नहीं कि गार्गी मैम आप सुंदर नहीं लगती, कि मैं कहूँ बेटा तुम बेरोजगार हो, नहीं, हम गले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या है, एक स्टूडेंट और एक शिक्षक हैं। तो बस जैसे दाल में चावल मिला लिया जाता है बिना ये देखे कि चावल राशन का है या चावल बासमती है, कि दाल जो है वो दाल फ्राई है या सिंपल तड़का दाल है, जो भी है आप मिला लेते हो बिना किसी खोट के देखे हुए। ऐसे ही जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को मिला लेते हो, असिमिलेट कर देते हो, आत्मसात कर देते हो, और कोई चेंज नहीं करते, तो असिमिलेशन है। जैसे बच्ची ने पतंग देख रखी, चिड़िया देख रखी थी, पतंग को भी पहली बार देखा तो कह दिया चिड़िया। ठीक है, एक बच्ची थी, उसने गोल्डन रिट्रीवर नाम का कुत्ता पाल रखा था, उससे मिलता जुलता कुत्ता दूसरी नस्ल का देखा, उसे भी गोल्डन रिट्रीवर ही नाम दे दिया। ये वाला मामला। समायोजन का मतलब होता है अकोमोडेशन। क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे अकोमोडेशन। जब भी शब्द आए परिवर्तन,
जब भी शब्द आए क्या परिवर्तन, जब भी शब्द आए संशोधन, तो समझ जाना अकोमोडेशन की बात है। जब आप अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हो, बच्ची को किसी ने कहा नहीं ये चिड़िया नहीं है, तो बच्ची ने कहा ठीक है डोरी वाली चिड़िया है, इसमें धागा है धागे वाली चिड़िया, तो परिवर्तन कर दिया। फिर उसे किसी ने बताया, किताब में देखा, तब उसे समझ में आया कि सही नॉलेज क्या है, इसे क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन या संतुलीकरण। जब आप सही ज्ञान करेक्ट नॉलेज बना लेते हो कि ये चिड़िया नहीं ये पतंग है, तो आप अपने जीवन भर जो भी सूचना जैसे भी ग्रहित करते हो और दिमाग में पहुंचती है, वो क्या है, वो स्कीमा है। तो सूचनाएं आपके दिमाग में जैसे भी जा रही हैं, क्या बोलोगे आप बोलोगे ये तो अपना स्कीमा बन गया। स्कीमा क्या बन गया कि गार्गी मैम सारे के सारे जो जितने भी सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट वीडियो में रिवाइज एक बार जरूर कराएंगी, मैराथन चली रही है ये भी रिवाइज कराएंगी। तो ये स्कीमा बन गया, यानी ज्ञान जब आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है जैसे भी, वो स्कीमा है। ठीक सब सूचनाओं का पैकेट। अब इन्होंने 4 स्टेजेस बताई और मैं ऐसे याद कराऊंगी जैसे कभी किसी ने न कराई हो। पहली स्टेज का नाम संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर 2 साल। 0 से लेकर 2 साल सेंसरी मोटर स्टेज नाम से क्लियर है, बच्चा काय से सीख रहा है, सेंस ऑर्गन से। बच्चे की आंख, हाथ, नाक, कान बच्चे का दिमाग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस किधर, तो तुरंत जवाब संवेदी पेशी सेंसरी मोटर। यहाँ पर आप जानता है बच्चा कि ऑब्जेक्ट है और उसका परमानेंट कोई प्लेस है, आप उसका खिलौना छुपा दो उसी जगह जाएगा ढूंढने के लिए। बच्चा नॉन वॉलेंट्री एक्टिविटीज अनैच्छिक क्रियाओं से सीखता है, तो बच्चे की इच्छा भी माफी चाहूंगी, बच्चे की इच्छा भी न हो तो भी बच्चा वस्तु स्थायित्व सीखा। कैसे याद कर लीजिएगा, बच्चे की इच्छा नहीं थी यानी अनैच्छिक क्रियाओं से बच्चा सीखता है, जो बच्चे के हाथ में नहीं है क्रियाएं, जैसे आपका अंगूठा चूसना, ये सारी क्रियाएं बच्चे के हाथ में नहीं, ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। रोना, हंसना, तो अनैच्छिक क्रियाओं से बच्चा सीख रहा है, वस्तु स्थायित्व को सीख रहा है। फिर आती है भैया आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे आप बोलते हो प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल का बच्चा। इसके लिए कोड है, मेरे साथ दोहराइएगा। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में है, बेचारे पलट भी ना पाए आत्मा को देखकर। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, बेचारे प्रतीक और संकेत पलट भी ना पाए क्योंकि केंद्र में है। तो जीव का मतलब जीववाद, की का कोई मतलब नहीं, आत्मा का मतलब आत्म केंद्रितता, यही शब्द आते हैं, याद कर लिए, 1 नंबर जोली में डाल दिया। लक्ष्य का मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है बच्चा, प्रतीक का मतलब प्रतीकों का प्रयोग करता है, संकेत का मतलब संकेतों का प्रयोग करता है, केंद्र का मतलब केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन की भावना होती है, पलट न पाए यानी चीजों को पलटावीकरण करना, रिवर्सल नहीं करना आता, इरिवर्सिबिलिटी होती है। जीव की आत्मा लक्ष्य ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में है तो पलट न पाए। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो सबसे पहले प्रतीकों का यूज करता है, प्रतीक यानी सिंबल बनाता है। कुत्ता उसने देखा है, लेटा हुआ है घर में, कुत्ते की भौं भौं सुनाई दी, तुरंत दिमाग में इमेज बनी, प्रतीकों का इस्तेमाल। संकेतों का प्रयोग करता है, संकेतों का प्रयोग करता है, कैसे करता है भैया, अपनी हाथ में झाड़ू उठा ली और झाड़ू पे चल के दौड़ रहा है और कह रहा है ये मेरी झाड़ू क्या है, आरती मेरी बात सुनो एक बार प्लीज आरती। अभी रिश्ता खत्म है, बोलता है ये मेरी झाड़ू क्या है, मेरा घोड़ा है, क्या है, मेरा घोड़ा है। तो संकेतों का प्रयोग करता है, संकेतों का प्रयोग करता है, ठीक है ना, संकेतों का प्रयोग आए, प्रतीकों का प्रयोग आए, याद रखना कि भैया इधर ही है। फिर बात आती है आपकी जीववाद क्या है, जीव की आत्मा, तो बता दूं जीववाद का मतलब एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। आत्मा का मतलब आत्म केंद्रता, इनको कहता है ओ मम्मी मैं तो अपने घोड़े को ब्रश कराऊंगा, और भैया ब्रश कराने भी लग जाता है। आत्म केंद्रितता, ईगो सेंट्रिसिज्म, इसको लगता है पूरे संसार का सेंटर मैं हूँ, सब मेरे इर्द गिर्द है, मैं चलता हूँ तो सूरज चलता है,
मैं चलता हूं तो चांद भी मेरे साथ चलता है। तो जीव का मतलब जीववाद, यानी हर निर्जीव वस्तु को सजीव समझना। और फिर आत्मा का मतलब आत्म केंद्रितता, उसको लगता है जो मैं जानता हूं वही परम सत्य है। जीव की आत्मा लक्ष्य को ढूंढे, कैसा व्यवहार करता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जाओ बेटा, मम्मी को लेकर आओ, तो पकड़ के लेके आएगा, मम्मी का हाथ पकड़ के, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। प्रतीक, संकेत, केंद्र में प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, संकेतों का प्रयोग करता है। केंद्र में का मतलब केंद्रीयकरण की भावना, सेंट्रलाइजेशन की फीलिंग, मतलब कि भैया ये किसी भी चीज के केवल एक नजरिए, एक पहलू को देखता है, एक तरफ से उस चीज को देखता है, बाकी आगे दूसरे पहलुओं को नहीं देख पाता। इसके सामने ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालो, एक लंबा ग्लास एक चौड़ा ग्लास, तो बोलेगा लंबे में ज्यादा है क्योंकि लंबे में गर्दन तक भरने में थोड़ा सा खाली है, अरे चौड़े में प्रसारित हो गई है। ये पहलू देख नहीं पाएगा। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता, ये पहलू पर ध्यान दे पाता है, क्योंकि ये बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता है, लॉजिक नहीं लगा पाता है। ठीक है, जीव की आत्मा, ठीक, लक्ष्य को ढूंढे, प्रतीक संकेत केंद्र में पलट न पाए। आप इससे पूछो, पलटावीकरण नहीं है, आप इससे पूछो स्कूल से घर, बोलेगा 1 किलोमीटर, घर से स्कूल पता नहीं, ये वाला मामला। और एक सबसे अच्छी चीज, डेफर्ड इमिटेशन करता है, अपने से बड़ों की नकल करता है जब वो उसके सामने नहीं होते। बाबा कैसे करते हैं, खुल खुल खुल। बाबा कैसे कहते हैं, अरे नीलम चाय दे दे, ये करता है, डेफर्ड इमिटेशन। फिर आता है यही बच्चा 7 से लेकर 11 साल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, यानी मूर्त चीजें, जो चीजें सामने होंगी उन पर चिंतन करेगा, और चिंतन टोटल तार्किक होगा। कैसा होगा, टोटल लॉजिकल चिंतन होगा, लेकिन उन चीजों पर जो सामने हैं। तो भैया यहाँ तार्किक चिंतन करता है, पलटावीकरण सीख चुका है, रिवर्सिबिलिटी सीख चुका है, 3+2 भी 5 है, 5 - 3 = 2 है, तो एक संख्या फाइंड आउट करो, करना जानता है, जोड़कर भी माइनस करके भी कोई दिक्कत नहीं। दूरी, भार, ऊंचाई और क्रमबद्धता की योग्यता आ गई है, सीक्वेंस में लगा पाता है। यहाँ बच्चे में संरक्षण का भाव पैदा है कि अगर किसी चीज के शेप और साइज में आप चेंज करोगे, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड या माइनस कुछ भी नहीं किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी, क्योंकि आपने उसमें कुछ जोड़ा नहीं, आपने उसमें कुछ घटाया नहीं। तो आप उसको क्या कर सकते हो, केवल शेप और साइज में बदलाव हो सकता है। हाथ में 2 लड्डू हैं, भैया लड्डू चिपका दो, ए भैया हो गया चूरा। अब भैया कोई बच्चा होगा जो प्री ऑपरेशनल में हो, तो वो कहेगा ओ बिखरा बिखरा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है, तो कहेगा मम्मी मैं तो ये लूंगा, लड्डू नहीं लूंगा। अरे बेटा जितना लड्डू है उतना ही चूरा है, तो वो जानता नहीं है। लेकिन अब इस स्टेज में कंजर्वेशन, संरक्षण पैदा हो गया कि लड्डू को ही फोड़ के चूरा बना है, तो चूरा ले लो या लड्डू ले लो, बात एक ही है। जब तक कुछ जोड़ा या घटाया ना जाए, बस शेप और साइज में परिवर्तन हो रहा है, तब भी मात्रा सेम बनी रहेगी। और संरक्षण के लिए बच्चे में 2 चीजों की समझ होनी चाहिए। एक तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की, क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, की चीजों को और भी विशेषताओं से, पहलुओं से, नजरियों से देखना है। और दूसरा, बच्चा तार्किक चिंतन कर सकता है और पलटावीकरण की, इसी चूरे को लड्डू के को मम्मी यूं यूं करके बांध देगी, तो पलट के फिर लड्डू बन जाएगा। तो जितना लड्डू उतना ही चूरा। तो 2 विशेषता चाहिए इस बात को समझने के लिए, एक तो पलटावीकरण और एक डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि कब पैदा होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पैदा होती है। सकर्मक परिणाम जान जाता है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, रिश्ता क्या कहलाता है बता देगा। एक्स वाई से संबंधित है, वाई जेड से संबंधित है, तो बताओ एक्स और जेड आपस में क्या संबंध है। लेकिन भैया उन्हीं सकर्मक अनुमानों को बता पाएगा जो मूर्त रूप से सामने हो, कि भैया ए राम श्याम से बड़ा है, श्याम सीता से बड़ा है, तो बताओ श्याम और सीता या सीता और राम में कौन बड़ा है, तो सामने खड़े कर दो, तुरंत लगा देगा। तो मूर्त सकर्मक परिणाम कर पाता है। फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक 4th स्टेज, ओहो 11 से 15, सबसे सुपीरियर,
तो यहाँ पर एक शब्द याद रखना, डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्कणा, यानी उच्च लेवल का चिंतन कर रहा है, नियम इसको बता दिए गए, उनके ऊपर तर्क करने लगता है, अमूर्त चिंतन करता है, जो चीजें सामने नहीं है, अंतर्ज्ञान की अवस्था है, प्रतिगिप्ति की अवस्था है, सबसे सुपीरियर अवस्था है, सबसे उच्च स्था है। यहाँ प्याजे भैया की आलोचना होती है कि भैया आप कहते हो सारे क्रम सेम रहते हैं, चाहे दुनिया में कोई बच्चा कहीं भी रहता। अरे साहब, आपने कहा कि इस क्रम को बदल नहीं सकते, माना, आपने कहा कि ये सार्वभौमिक है, लेकिन भैया अगर अच्छा वातावरण मिले तो बच्चा अपनी क्षमता से ज्यादा सीख सकता है। ये कैसे भूल जाते हो आप? भाषा के विचार में ये कहते हैं विचार पहले, भाषावाद में, और ये निजवाद यानी ईगो सेंट्रिसिज्म को कहते हैं कि अर्थहीन है, जो बच्चा खुद से बात कर रहा है। कल मिलेंगे वाइगोत्स्की, ब्रूनर, कोलबर्ग। ज्योमेट्री कोई भी कैसे सीखता है, ज्यामिति कोई भी कैसे सीखता है। इनका कहना था ज्यामिति अगर किसी को सीखनी है, चाहे बूढ़ो होके सीखनी हो, चाहे बचपन में सीखनी हो, यही यही 4 लेवल हैं जो लेवल 0 से शुरू होते हैं, जिनको हर एक व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा, किसी को भी किसी भी उम्र में सीखना हो। और ये लेवल आप क्रॉस नहीं कर सकते, यानी सीक्वेंस यही चलेगा। ये 2 बातें याद रखनी है, सीक्वेंस यही चलेगा, एज मैटर नहीं करती, जवानी में सीखो, बुढ़ापे में सीखो, बचपन में सीखो, इन्हीं लेवल से गुजर के सीखोगे। तो लेवल 0 कहलाता है विजुअलाइजेशन, यानी चाक्षुषीकरण। अब चक्षु क्या होते हैं? चक्षु होती है आंखें, देखना। तो विजुअलाइजेशन जो दिखावट के आधार पर, देखने में कोई चीज कैसी लगती है, उसके आधार पर जब आप ज्योमेट्री के शेप को मेजर करते हो तो उसे आप कहते हो चाक्षुषीकरण। लेवल 1 एनालिसिस, विश्लेषण। जब आप किसी भी ज्योमेट्री के शेप आप जानते ही होंगे, आयत, वर्ग, है ना, त्रिभुज और सर्किल, है ना, जिसे आप वृत्त कह लीजिए, आप रेक्टेंगल कह लीजिए, स्क्वायर कह लीजिए, ये जो है। तो लेवल 1 एनालिसिस कहता है कि ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप है, बच्चा इनको इनके गुण के आधार पर पहचानने लगेगा कि ओ, त्रिभुज की जो होती हैं 3 भुजाएं होती हैं, तो वो ऐसे समझने लगेगा। फिर आता है आपका लेवल 2, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन, जिसमें बच्चा 2 शेप के बीच में ना संबंध बताने लगता है, उनकी विशेषताओं में संबंध बताने लगता है। फिर आता है लेवल 3 औपचारिक, फॉर्मल डिडक्शन। अब यहाँ पर बच्चा प्रूफ्स के आधार पर ज्यामिति के जो जितने भी आपके शेप रहते हैं ज्योमेट्री के, उनको प्रूफ के आधार पर सत्यापित करने लगता है। अंत में आता है लेवल 4, जिसे बोलते हो दृढ़ता, रिगर। यहाँ पर बच्चा ज्योमेट्री के शेप बनाने लगता है, ज्योमेट्री के। अब इसे थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझते हैं। जब आप बात करेंगे किसकी, विजुअलाइजेशन की, लेवल 0 चक्षु, तो बच्चा ना जो दिखावट दिखाई दे रही होती है, बनावट, दिखावट, दिखावट के अकॉर्डिंग उसके ज्योमेट्री के शेप को पहचानता है। जैसे ये है, तो अब बच्चा ये नहीं कहेगा रेक्टेंगल है, बच्चा कहेगा पार्ले जी के बिस्किट हैं। तो दिखावट के आधार पर बच्चा पहचानता है, यानी बच्चा किसके बेसिस पर, उसके रिकॉग्नाइजेशन किसके बेसिस पर कर रहा है, उसकी लुकिंग के बेसिस पर। तो याद रखना लेवल 0 का कीवर्ड क्या है, लुकिंग, दिखावट, बनावट। ठीक, यहाँ बच्चा बिल्कुल नहीं जानता कि इसको रेक्टेंगल कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। उसके सामने समोसा लाके रखा, स्क्वायर लाके रखा, बच्चा कहेगा ये तो समोसा लग रहा है, समोसा, ये तो समोसा है। रेक्टेंगल लाके शेप रख दो, ये तो पार्ले जी का बिस्किट है। आप सर्कल शेप रख दो, ये तो रुपए हैं, ये तो मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल है, ये वाला मामला। फिर आता है लेवल 1, जिसे बोलते हो एनालिसिस, विश्लेषण। अब बच्चा पहले तो आंखों से जो दिखाई दे रहा था दिखावट के आधार पर, अब लेवल 1 में बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू करता है, यानी गुणों के आधार पर, गुण प्रॉपर्टीज के आधार पर पहचानता है कि भैया 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 कोने होते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। ये नहीं है कि अब भी कह देगा समोसा है, अब नहीं कहेगा समोसा। उसकी आकृति के गुणों के आधार पर अब उसका ज्योमेट्रिकल नेम जानता है, ज्योमेट्रिकल नेम, लेकिन पहले उसको समोसा बुला रहा था। ठीक, फिर आती है लेवल 2, फॉर्मल से पहले इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी अनौपचारिक निगमन।
अब बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है उनकी समानता के बेसिस पर। बच्चा कहेगा ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। बोले रोम्बस और स्क्वायर सेम होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बस स्क्वायर को थोड़ा पिचका दो तो रोम्बस हो जाता है, रोम्बस को थोड़ा सीधा कर दो इधर से तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बच्चा आकृतियों के बीच में संबंध बनाने लगेगा। लेवल 2 है, ये यहाँ का कीवर्ड है, आकृतियों के बीच संबंध बताना। लेवल 2 जिसे आप बोलते हो इनफॉर्मल डिडक्शन यानी अनौपचारिक निगमन। फिर आता है लेवल 3 जिसे आप बोलते हो औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डिडक्शन। यहाँ बच्चा परिभाषा, स्वयं सिद्ध और प्रमेय के महत्व को समझता है, उसके आधार पर चीजों को एक्सप्लेन करता है। और अंतिम लेवल आता है लेवल 4 दृढ़ता का, जहां बच्चा क्या करता है, ज्योमेट्री के शेप बनाने लग जाता है। किसके? कंपास यानी प्रकार की मदद से, आपके डी जिसे चांदा बोलते हो उसकी मदद से। अब बच्चा ज्योमेट्री के शेप बनाने लगेगा, लेवल 4 में आके दृश्य प्रारूप बनाने लगता है। ठीक साहब, यहाँ कुछ विशेषताएं हैं जो याद रखनी है। पहली बात कि भैया आप सेकंड लेवल पे तब जाओगे जब पहला लेवल आपका क्लियर हो। दूसरी बात, ये सारे के सारे लेवल, इनका एज से कोई लेना देना नहीं है, आयु आश्रित नहीं है, एज से कोई लेना देना नहीं है। जो भी एक स्टेज का रिजल्ट होता है वो दूसरी स्टेज की थिंकिंग की शुरुआत होती है। तो ये थे वैन हेले साहब, याद रखिएगा की पॉइंट्स।